हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने सेशन 1 और सेशन 2 यानी कि अपने ट्यूटोरियल 1 पार्ट में और 2 पार्ट में एक्सेल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस की हमने, जैसे कि सेल्स क्या होते हैं, देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ टू इंसर्ट डिलीट रोज एंड कॉलम्स। और उसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, मल्टी लेवल सॉर्टिंग। और उसके बाद हमने और भी चीज़ें हमने पार्ट 2 जो हमने अपलोड किया था उसके अंदर हमने पाइवट टेबल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पाइवट टेबल हमने शेयर किया था। इसके अलावा चार्ट मैंने बताया था पहले भी कि इसके बारे में हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा सेल रेफरेंसेस को लेकर है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सेल रेफरेंस, देन टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, हमारे पास कितने तरह के सेल रेफरेंसेस हो सकते हैं, एंड फाइनली जनरेटिंग सीरीज अगर हमें ऑटोमेटिक जनरेट करनी हो तो किस तरह से हम सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए हमारे ये तीनों पार्ट्स रहेंगे, जिसमें से सेल रेफरेंसिंग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जान लेते हैं सबसे पहले सेल रेफरेंस क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी सेल को रेफर करते हैं किसी फॉर्मूला के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। इजी इजी है सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला। जब भी हम फॉर्मूले में किसी ना किसी सेल को तो यूज करना ही होता है, चाहे वो एडिशन के लिए हो, चाहे सब्ट्रैक्शन के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए। जब हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हमें सेल का रेफरेंस चाहिए होता है। तो जब हम सेल को रेफर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। तो आगे चलते हैं। देखिए, कितने तरह के आप सेल्स को रेफर कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी सेल को रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, 3 तरह से आप किसी भी सेल को रेफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह से सेल को रेफरेंस किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, सिंगल सेल। अगर आपका फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सेल को रेफर करना है, तो उस केस को आप कहते हैं सिंगल सेल रेफरेंस। तो सिंगल सेल रेफरेंस करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ उस सेल का नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर आप सिंगल सेल, लेट सपोज आप A1 सेल को रेफर करना चाहते हैं किसी फॉर्मूला में, किसी फंक्शन में, या किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है। तो नाम आप क्या लिखेंगे उसका? A1। तो A1 जो होगा वो सिंगल सेल का रेफरेंस होगा। इज इट क्लियर? आई एम होपिंग कि ये क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ सेल। तो रेंज ऑफ सेल कब यूज होता है? देखिए, रेंज ऑफ सेल हमारे बहुत सारे फंक्शंस में यूज होता है। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शंस तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ एक फंक्शंस जो मैंने आपको बताए थे, जो कि आपके होम टैब के अंदर होते हैं, जैसे कि ऑटो सम, जिसमें सम, काउंट, मैक्स, मिन, ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे। तो उसमें से आपने सम फंक्शन यूज किया। तो सम फंक्शन में देखिए कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे जिनका हमने एक साथ सम किया था, तो वहां पे मैंने यूज किया था रेंज ऑफ सेल। तो रेंज ऑफ सेल मतलब मल्टीपल सेल्स को एक साथ अगर ऐड करना हो तो आप रेंज ऑफ सेल्स ले सकते हैं। तो रेंज ऑफ सेल्स के लिए सिंबल आपका आएगा कॉलन का। सो कॉलन डिपिक्ट्स रेंज ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको A1 से लेकर B10 सेल्स तक सभी को सेलेक्ट करना है एक साथ, या सभी पे कोई ऑपरेशन लगाना है, कोई फंक्शन लगाना है, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं उसको? A1 कॉलन B10। सो दिस रिप्रेजेंट कि A1 से लेकर B10 तक के सारे सेल्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे या वो रेफर हो जाएंगे। देखिए, अब इन दोनों के अलावा एक और तरह की रेफरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग इन अनदर शीट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होती हैं और हमें सेम शीट जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका डेटा रेफर तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कई बार हमें दूसरी शीट का डेटा भी रेफर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं शीट 1 पे काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा कुछ डेटा ऐसा है जो शीट 2 पे है, तो शीट 2 के डेटा को भी मैं शीट 1 पे एक्सेस कर सकती हूँ। तो यानी कि यू आर रेफरेंसिंग अ सेल फ्रॉम अनदर शीट और अनदर वर्कशीट। तो इस केस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं सेल रेफरेंसिंग। इसके लिए आपको एक सिंबल जो देना पड़ेगा वो होगा आपका हाई एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल। तो इसके लिए आप शीट का नाम देंगे और ये एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल देंगे। तो किस तरह से आप यूज करेंगे? एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेट सपोज मैं शीट 2 का
A1 सेल करना चाहती हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शीट 2 इन दिस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेल A1। तो इस तरह से मैं शीट 2 के A1 सेल को रेफर कर सकती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से हम क्या है हमारा सेल रेफरेंस और कितने तरह से हम सेल को रेफर कर सकते हैं, सिंगल सेल को, रेंज ऑफ सेल को और सेल इन अनदर शीट को। तो इस तरह से हम सेल्स को रेफर कर सकते हैं। तो आगे देखिए कि हमारे कितने तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। तो देखिए इसमें 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। तो देखिए जब भी हम नॉर्मली हमने क्या किया कि जब भी हमने कोई फॉर्मूला लगाया, हमने उसको कॉपी किया या हमने उसको ड्रैग किया, तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला भी उसी हिसाब से चेंज हो गया। तो ये जो रेफरेंस हम अब तक यूज कर रहे थे, ये थी रिलेटिव रेफरेंस, जो कि हमारी डिफॉल्ट रेफरेंस है। इसका मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी फॉर्मूले को कहीं और कॉपी करते हैं या ड्रैग करते हैं या ले जाते हैं कहीं पे मैनुअली, तो उस हिसाब से फॉर्मूले में यूज होने वाले इनपुट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो यह रिलेटिव। तो ये हम डिटेल में अभी देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होगा कि हमें नहीं चाहिए कि हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करें तो फॉर्मूला चेंज हो जाए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल फिक्स वही फॉर्मूला रहे जो पहले था, चाहे हम इसे ड्रैग करें, चाहे हम इसे कॉपी करें, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, बट वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जो कि एक्सेल में ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट भी हम अभी करेंगे। तो एब्सोल्यूट के लिए एक स्पेशल सिंबल हमें लगाना पड़ता है, जिस सिंबल को हम डॉलर सिंबल कहते हैं, डॉलर सिंबल के नाम से जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे A1 सेल को एब्सोल्यूट डिक्लेयर करना है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, फॉर्मूले में ये चेंज ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके नाम के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा। और डॉलर भी किस तरह से, कॉलम के नाम के आगे भी डॉलर और रो के नाम के आगे भी डॉलर। तो यानी कि अगर सेल का नाम A1 है तो $1 मीन्स द कॉलम इज ऑल्सो एब्सोल्यूट एंड द रो इज ऑल्सो एब्सोल्यूट, यानी कि कॉलम A भी चेंज ना हो और रो 1 भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। इन दोनों के अलावा आप देखिए थर्ड टेक्निक भी है। थर्ड टेक्निक इज अ कॉम्बिनेशन। अगर आपको चाहिए कि रो या कॉलम में से एक चीज एब्सोल्यूट रहे और दूसरी चीज रिलेटिव रहे, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। तो मिक्स्ड रेफरेंस में आप क्या करेंगे, रो या कॉलम में से जिस चीज को आप फिक्स रखना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगाएंगे, और जिसको आप चाहते हैं कि वो पोजीशन के हिसाब से बदल जाए उसको आप एज अ रिलेटिव रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है $A1। सो इससे ये पता चलता है कि ए जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके आगे डॉलर लगा हुआ है, यानी कि कॉलम चेंज नहीं होगा इन एनी केस। लेकिन रो जो है, रो नंबर 1, इसके आगे कोई डॉलर का सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये चेंज हो सकता है अगर आपकी कोई रो चेंज हुई तो। सिमिलरली एक और एग्जांपल है इसका मिक्स्ड का, $1। सो आर यू गेटिंग कि इसका क्या मतलब है? सो यस यू आर राइट। इसका मतलब है कि ए जो है वो चेंज हो सकता है अगर कॉलम बदली तो, लेकिन रो नंबर चेंज नहीं होगा। तो रो को अगर आप चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसके आगे डॉलर का सिंबल लगा है। I hope this is clear. So now let us move to some practical sessions on this. So this is a data I have taken. So 3 columns हैं यहाँ पे A, B और C, और इसमें कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो आइए इसमें देखते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स तीनों तरह की रेफरेंसेस अगर हम लगाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि इस सेल में इन 2 पर्टिकुलर कॉलम्स यानी कि कॉलम नंबर D और कॉलम नंबर E, इन दोनों का एडिशन मुझे चाहिए। तो नॉर्मली हम एडिशन कैसे करते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, सेल को रेफर करेंगे। नाउ सी, सेल को रेफर करना मतलब जिस सेल को आप यूज करेंगे उसको सेलेक्ट करना। तो इसके लिए आप सिंपली क्या दे सकते थे, उसका नाम। तो सेल का नाम क्या है, D4, तो आपने इसको सिलेक्ट किया D4 प्लस दूसरा सेल है आपका E4. So E4 is this. So this type of cell referencing we are doing here is सिंगल सेल रेफरेंसिंग, बिकॉज यहाँ पे हम सिंगल सेल्स को रेफर कर रहे हैं। ये कोई रेंज सेल नहीं है, ये कोई दूसरी वर्कशीट पे नहीं है, ये सेम वर्कशीट पे है और सिंगल सेल है। तो ये सिंगल सेल रेफरेंस का एग्जांपल है। तो अब देखिए मैंने दोनों सेल्स को ऐड कर दिया है एंड नाउ आई प्रेस एंटर।
So we are getting the result 133. सो अब देखिए अगर यही सेम फॉर्मूला अगर हम नीचे ड्रैग करते हैं और कॉपी करते हैं, सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसेस बेसिकली इफ यू सी दिस इज रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉलर का सिंबल नहीं है, ना ही डी के आगे ना ही 4 के आगे, ई और 4 भी आपके रिलेटिव ही हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में जब हम सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर देखते हैं, हम कॉपी करते हैं, तो फॉर्मूला जो है वो चेंज होता है। देखिए इस पर्टिकुलर सेल पे आपका फॉर्मूला क्या था, D4 प्लस E4। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इधर देखिए कि जब आपने 133 जो आपका रिजल्ट आया है, जो कि इससे इन दोनों सेल से आया है, तो इस पे आपका रेफरेंस था D4 प्लस E4। जबकि यही फॉर्मूला जब नीचे कॉपी हुआ तो आप देखिए ऊपर फॉर्मूला बदला है D5 प्लस E5। तो आप देखिए कि D4 E4 से D5 E5 कैसे आया। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव। तो अभी आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि ये किस तरह से आया, तो मैं इसको फिर से जूम आउट कर रही हूँ। तो आप देखिए फॉर्मूला कैसे बदला। सो रिलेटिव जो होता है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से काम करता है। तो पोजीशन के हिसाब से कैसे, तो इसने इस तरह से लिया होगा कि इस सेल में यानी कि F4 में जो एडिशन है वो अपने प्रीवियस टू सेल्स का है। तो इसके जो प्रीवियस टू सेल्स है वो है D4 और E4। जब यही फॉर्मूला नीचे कॉपी हुआ तो इसने भी क्या किया, रिलेटिव टू इट्स पोजीशन, इसने भी यही किया कि अपने प्रीवियस टू लोकेशंस को ऐड किया। दैट इज वाई यहाँ पे फॉर्मूला था D4 प्लस E4, जबकि यहाँ फॉर्मूला कॉपी हुआ D5 प्लस E5। क्योंकि आप देखिए कि कॉलम्स तो सेम है, लेकिन जो चीज बदली है ड्रैग करने पे वो बदला है रो। पहले आप 4th रो पे थे तो D4 प्लस E4 था, लेकिन अब आप 5th रो पे आपने ड्रैग किया तो D5 प्लस E5 हो गया। सिमिलरली अगर ये फॉर्मूला इधर कॉपी हुआ लेट्स सपोज, तो इसने भी क्या किया कि अपने रिलेटिव यानी कि अपने पोजीशन के हिसाब से प्रीवियस टू लोकेशंस को ऐड किया। तो ये लोकेशंस क्या हुई आपकी D8 और E8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो D8 प्लस E8 ही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस फॉर्मूले को मैं कहीं और कॉपी करती हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाया और लेट्स सपोज मैं इसको इधर पेस्ट करती हूँ। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि रिजल्ट 0 कैसे आया, क्या फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हुआ। सो लेट अस सी, यहाँ पे भी जो फॉर्मूला कॉपी होगा वो सेम वही होगा जो इधर था, यानी कि अपनी पोजीशन के हिसाब से प्रीवियस टू लोकेशंस। तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन यानी कि I10 के हिसाब से जो प्रीवियस टू लोकेशंस थी वो कौन सी थी, ये और ये एंड ये। सो दिस लोकेशन इज G10 एंड दिस लोकेशन इज H10। तो अब आप इसको यहाँ पे ऊपर देखिए, द फॉर्मूला कॉपीड इन दिस लोकेशन I10 इज G10 प्लस H10। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। सो देखिए यही हमने देखा कि रिलेटिव का मतलब होता है कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करेंगे तो वो रिलेटिवली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अपनी पोजीशन के हिसाब से। वन मोर एग्जांपल, अगर लेट सपोज इसी फॉर्मूले को मैं कहीं और करती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, तो भी क्या आएगा रिजल्ट। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो अगेन जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि इसने अपने रिलेटिवली पीछे वाले दो पोजीशंस को ऐड किया। अब क्योंकि इसके पीछे वाले दो पोजीशंस पे कोई नंबर नहीं था तो उसने उसको जीरो कंसिडर किया। बट फॉर्मूला हम इंटरेस्टेड है कि फॉर्मूला क्या कॉपी हुआ, तो फॉर्मूला कॉपी हुआ होगा इसके प्रीवियस टू लोकेशंस यानी कि A12 और B12। तो आप चेक कर सकते हैं इस पे फॉर्मूला क्या है, A12 प्लस B12। अगर आपको इसमें डाउट है कि ये जीरो क्यों आया है, तो लेट अस सपोज कि यहाँ कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 5 और यहाँ मैंने ले लिया 7। तो आपको पता है कि एक्सेल में जो है वो वैल्यूज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। तो यहाँ मैंने 5 लिया, यहाँ मैंने 7 लिया और इसमें फॉर्मूला था A12 प्लस B12। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया 12, यानी कि 7 प्लस 5 12। So this type of referencing is relative referencing. Now reverse the situation.
अगर मैं इसको एब्सोल्युटली कॉपी करती हूँ, एब्सोल्युटली मतलब रो या कॉलम चेंज होने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं सेम फॉर्मूले को एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव कर दूं तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, जो सेल्स हैं यानी कि D4 और E4, तो इनके नाम के आगे मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं दोबारा लगाऊं यहाँ पे, तो ये जो सेल है प्लस ये सेल, लेकिन इस बार मुझे जो चीज लगानी है वो लगानी है डॉलर का सिंबल। तो डॉलर का सिंबल देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, ये डॉलर लगाया डी के आगे, 4 के आगे, ई के आगे एंड अगेन 4 के आगे। तो देखिए मैंने क्या किया, डॉलर डी डॉलर 4 प्लस डॉलर ई डॉलर 4, मतलब ये फॉर्मूला बन गया है पूरी तरह से एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट फॉर्मूला बनने के बाद आप देखिए रिजल्ट तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करूंगी दूसरी लोकेशंस पे, तो एज इट इज सेम वैल्यू आएगी। सेम वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि आपने एब्सोल्युटली फॉर्मूला कॉपी किया है। एब्सोल्यूट कॉपी करने का मतलब है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। नाउ लेट अस वेरीफाई दिस। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था, D4 और E4 विद द सिंबल डॉलर। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला कॉपी हुआ है, अगेन D4 एंड E4। देखिए मैं आपको अगर इसको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम इस सेल पे गए थे तो फॉर्मूला D4E4 है विद डॉलर सिंबल, अगर आप यहाँ पे देखिए सिंबल इस जगह पे। लेकिन अगर हम नीचे किसी लोकेशन पे देखिए तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, ये देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अगर आपने यहाँ पे भी इनकेस लगाया है तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यानी कि आप किसी भी लोकेशन पे चले तो फॉर्मूला फिर भी सेम रहेगा, बिकॉज दिस टाइम वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूले को अगेन हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी कॉपी करते हैं जैसे हमने प्रीवियसली किया था, तो अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, सोचिए अब जरा क्या रिजल्ट आएगा। सो आई होप आपने ये सोच लिया है। तो आप देखिए अगर मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ भी 133 ही आएगा, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। आपने जो भी कॉपी किया है वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ना तो रो चेंज होगी ना तो कॉलम। तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही फॉर्मूला कॉपी होगा, D4 प्लस E4। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे वो फॉर्मूला कॉपी किया तो यहाँ पे भी सेम वही रिजल्ट आएगा D4 और E4 का, यानी कि आप चाहे जहां कॉपी कर लें यू विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज 133। So this was absolute reference. I hope you are clear with the differences with absolute reference and relative reference. Is that clear to you? So I'm hoping this is very much clear to you. Now let us take the third reference, which is our mixed reference. तो रिलेटिव रेफरेंस के लिए हम थोड़ा सा एक इजी फॉर्मूला आपके लिए ले रहे हैं ताकि आप इसको इजीली समझ सकें कि यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले में मैंने किया कि ये जो सी वाला कॉलम है यानी कि इसके एक पहली वाली पोजीशन उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है, यानी कि 66 प्लस 1 67 आ जाएगा। नॉर्मली अगर आप इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो आपको पता है कि आप इसे कहीं भी ड्रैग करें तो 67 आएगा, और अगर आप इसको नॉर्मली बिना डॉलर सिंबल के करें यानी कि रिलेटिव करें तो हर जगह वैल्यू डिफरेंट आएगी। और डिफरेंट भी कैसे, जो इसकी प्रीवियस वाले कॉलम में है उसमें ऐड होके आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 66 था तो यहाँ हो गया 67, देन इसमें अगर देखिए 67 से हो गया 68, 65 से 66, और यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो इट विल कंसिडर इट एज 0 एंड देन वी विल गेट 1। सो दिस इज रिलेटिव एंड इफ यू डू इट एब्सोल्यूट, अगर आप इसके आगे डॉलर लगा देते तो सभी में सेम वैल्यू आ जाती विच इज 67। नाउ चेंज द केस टू मिक्स्ड। मान लीजिए इसमें हम इस सेल में जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक के आगे हम अगर डॉलर लगाएं और एक के आगे +1 करें पहले तो, और एक के आगे डॉलर लगाएंगे और एक के आगे नहीं। लेट सपोज मैंने ई के आगे अगर डॉलर का सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब है क्लियरली कि कॉलम ई चेंज नहीं हो सकता, कॉलम ई विल रिमेन ऑलवेज सेम। बट रो के आगे मैंने 4 लिखा है तो रो में कोई डॉलर नहीं है तो इट कैन चेंज।
यानी कि जब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से नीचे ड्रैग करूंगी तो रो चेंज हो जाएगी। फिलहाल रो नंबर 4 है, लेकिन नेक्स्ट पे रो नंबर 5 होगी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, $E5 + 1। सो लेट अस सी। तो ये आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले में जो था वो था $E4 + 1। अगर मैं आपको उसको जूम करके दिखाऊं अगेन, सो पहले में फॉर्मूला था E4 + 1 जो कि हमने लगाया था, लेकिन दूसरे में E5 + 1। तो देखिए E सेम है, E चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है 5, क्योंकि फोर्थ रो के अलावा आप नेक्स्ट रो पे आ गए हैं तो फिफ्थ रो हो गई है। सिमिलरली नेक्स्ट रो पे क्या होगा E6, नेक्स्ट पे क्या होगा E7। तो इस तरह से फॉर्मूला कॉलम फिक्स रहा है लेकिन रो चेंज हुई है। ठीक है, मान लेते हैं इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं हम कॉलम वाइज। तो आप देखिए इधर क्या फॉर्मूला कॉपी हुआ होगा इस तरफ, अगर आप देखिए तो देखिए बहुत क्लियर है, जैसे कि हमने इधर से इधर फॉर्मूला कॉपी हुआ तो कॉलम कभी भी चेंज नहीं होने वाला, तो कॉलम आपका अभी भी ई का ई ही रहेगा। लेकिन आप देखें अगर इस वाले सेक्शन में जो कॉलम है आपकी वो आपकी कौन सी आई है, अगर हम यहाँ देखें तो ये कॉलम है जी। यहाँ पे जो फॉर्मूला था तो कॉलम था एफ, और यहाँ पे जो कॉलम आया है वो है जी। तो एफ से जी पे आप आए हैं तो रो आपकी बिल्कुल सेम है, यानी कि रो नंबर 4 है, तो रो तो आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि रो आपकी अभी भी सेम है, लेकिन कॉलम आपकी बदल गई है, कॉलम हो गई है जी। लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल है इसलिए कॉलम भी चेंज नहीं होगी, तो दैट इज वाई यू आर गेटिंग दिस। नाउ टेक one more example. If I copy this formula to, let's suppose, this location, now what will happen? See, जब आप इधर से इधर आए हैं यानी कि आप F6 से आप I10 पे आए हैं तो आप देखिए कॉलम बदला है, F से I पे आए हैं तो कॉलम बदला है, लेकिन कॉलम बदलने के बाद कॉलम बदल नहीं सकता क्योंकि कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल है। लेकिन क्या रो बदली है? यस, रो भी बदली है। रो देखिए रो नंबर 6 था इनिशियली, बट अब आपने कॉपी किया है रो नंबर 10 पे, तो रो आपकी जरूर चेंज होगी। तो आपका इसका रिजल्ट क्या आएगा? सी, E10। हाउ कम E10? कॉलम सेम रहेगी क्योंकि कॉलम के आगे एब्सोल्यूट का सिंबल है, लेकिन रो चेंज होगी। तो जब आप 6th रो से 10th रो पे आए तो फॉर्मूला भी आपका E10 हो गया है। सो दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब पोजीशन के हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए इसको अब दूसरी तरह से लेते हैं कि इस बार हम रो को फिक्स करते हैं, कॉलम को हम रिलेटिव करेंगे। तो क्या होगा, देखिए सेम फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ वापस से, ये E4 + 1, लेकिन इस बार हम E को रिलेटिव रखेंगे और 4 को एब्सोल्यूट रखेंगे। तो 4 के आगे हमने लगा दिया डॉलर। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेम वैल्यू रही है। सेम वैल्यू क्यों रही है? बिकॉज आप जब ऊपर से नीचे आए हैं तो आपकी कॉलम तो सेम ही रही है, तो कॉलम चेंज नहीं होगी। और रो इसलिए चेंज, रो आपने चेंज जरूर की है लेकिन रो चेंज होगी नहीं क्योंकि रो के आगे आपने डॉलर का सिंबल लगाया है। तो चाहे आप अब किसी भी रो में जाएं, रो डॉलर सिंबल की वजह से फिक्स रहेगी, और कॉलम आपका इसलिए फिक्स है क्योंकि अभी आप एफ में ही इसको ड्रैग कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप इसको इस तरफ ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। और होगी किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे कॉलम एफ था लेकिन यहाँ पे कॉपी होने पे ये जी हुआ, तो यानी कि फॉर्मूला जब यहाँ पे कॉपी होगा तो एफ से जी हो जाएगा, लेकिन रो चेंज नहीं होगी क्योंकि रो के आगे डॉलर सिंबल है। और वैसे भी ये रो अगर आप देखें तो ये सेम रो में है तो रो तब भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था E4, तो यहाँ पे क्या हुआ F4, क्योंकि इसके रिलेटिव एक पोजीशन पहले जो है वो एफ है, जैसे कि इसके एक पोजीशन रिलेटिव पहले ई था तो इसके रिलेटिव पोजीशन पीछे कौन सा है, एफ है, तो दिस इज F4। सिमिलरली दिस विल बी G4। अब मान लीजिए इसी को कहीं और किसी थर्ड लोकेशन पे अगर हम कॉपी करें, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो आप देखिए क्या होगा, ये भी अगेन कॉलम आपका चेंज हुआ है और रिलेटिव है, तो रिलेटिव मतलब एक लोकेशन पहले, यानी कि कॉलम अगर यहाँ पे आई है तो दिस विल बी व्हाट H, एंड रो विल नेवर चेंज। रो अभी यहाँ पे हमने चेंज जरूर किया। आप देखिए पहले आप रो नंबर 4 पे थे, नाउ कमिंग टू रो नंबर 10, लेकिन फिर भी आपकी रो चेंज नहीं होगी क्योंकि रो जो है वो
एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बना आपका, H and 4, क्योंकि इससे पहले वाली लोकेशन रिलेटिव जो है कॉलम है वो H है, so this is H and 4 will remain same because 4 is absolute in nature. So this was mixed referencing. I hope you are clear with the differences between absolute, relative and mixed. तो सेल रेफरेंसिंग में दो और एग्जाम्पल हमें लेने बाकी हैं, जैसे कि रेंज वाला एक एग्जाम्पल और एक दूसरी वर्कशीट में अगर कोई सेल आपको रेफर करना हो तो उसको हम कैसे रेफर करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल और करते हैं। तो रेंज का एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी कराया था ऑटो सम वगैरह में। तो एग्जाम्पल यहाँ से मैं अगर ऑटो सम फंक्शन लेती हूँ तो लेट सपोज ये फंक्शन ऐड कर रहा है इन तीन रिकॉर्ड्स को 34 प्लस 67 प्लस 66। लेट अस सपोज कि मुझे इन सभी को ऐड करना है। तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, द फर्स्ट सेल इज, अगर आप यहाँ पे देखें C4 और लास्ट सेल को अगर हम देखें सो दिस इज E8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C4 कॉलन E8। तो देखिए इस तरह की रेंज अगर आपको चाहिए हो तो रेंज को कभी भी रेफर करना हो तो आप इस तरह से एक स्टार्टिंग सेल, एंडिंग सेल और बीच में कॉलन का सिंबल। तो ये जनरली आपका यूज होता है फंक्शंस के अंदर, जब आप फंक्शंस लगाते हैं जैसे कि सम, मैक्स, मिन, एवरेज, तो उसमें आप इस तरह के रेंज वाले सेल जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमने पहले भी किया था बट एक एग्जांपल आपको मैंने रिपीट कर लिया है। अब मान लीजिए कि हमें शीट, ये हमारी शीट 1 है, अगर आप देखिए यहाँ पे हमने शीट 1 खोली हुई है। अगर शीट 2 के किसी सेल को रेफर करना हो तो मान लीजिए शीट 2 में मेरे पास एक सेल है एंड दिस इज B2, इसके अंदर वैल्यू है 78। तो मान लीजिए कि शीट 1 पे यहाँ पे मुझे 43 यानी कि E7 को ऐड करना है विद द सेल इन शीट 2 विच इज 78। तो देखिए मैं किस तरह से इसको रेफर कर सकती हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखिए इक्वल टू ये वाला सेल विच इज E7 प्लस, नाउ आई वांट टू रेफर द सेल इन शीट 2। तो शीट 2 में जिस सेल को रेफर करना है वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए आ रहा है खुद ही शीट 2 एंड दिस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड B1। तो अगर आप वापस शीट 1 पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे रेफरेंस अपने आप बदल चुका है, यानी कि यहाँ लिखा रहा है शीट 1 पे B1 बट एक्चुअली जो हमने B1 सेल सेलेक्ट किया था वो शीट 2 पे था। तो यहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, शीट 1 की जगह शीट 2 लेना पड़ेगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स कि E7 तो आपका सेम शीट पे है लेकिन जो B1 है वो आपका शीट 2 पे। तो शीट 2 एंड देन एक्सक्लेमेशन है B1। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं। सो द रिजल्ट इज 121 यानी कि 43 प्लस 78 इज 121। तो इस तरह से आप दूसरे सेल्स को जो दूसरे वर्कशीट में है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली देख लेते हैं कि सीरीज हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो सीरीज के लिए आप देखिए हमेशा आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स के सीक्वेंस में एक रोल नंबर चाहिए, कुछ सीरीज ऑफ रोल नंबर्स चाहिए जो मैं मैनुअली नहीं डालना चाहती। तो व्हाट आई कैन डू इज कि सीरीज का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यानी कि इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करने हैं तो व्हाट आई कैन डू इज राइट 1 एंड गिव द सेकेंड नंबर एज वेल, यानी कि सीरीज के फर्स्ट 2 नंबर्स दीजिए और उसके बाद दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर जैसे आप नॉर्मली ड्रैगिंग करते हैं पॉइंटर पे ले जाके उस तरह से आप ड्रैगिंग करिए। तो जब तक आप ड्रैग करेंगे तब तक आपको उस सीरीज के सारे नंबर्स आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे। तो ये किस तरह से हुआ, हमें फर्स्ट पॉइंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि उसे हम बताना चाह रहे हैं कि हमें फर्स्ट नंबर कहाँ से शुरू करना है। सेकंड नंबर हमने इसलिए दिया ताकि वो हमें इंक्रीमेंटल स्टेप जो है हम उसे बता सके, ताकि 1 के बाद जैसे कि 2 आया है तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक 3 नेक्स्ट टाइम। मान लीजिए आप अगर सिर्फ एक नंबर देते हैं विच इज द इनिशियल पॉइंट और उसके बाद अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपका 1 ही नॉर्मली कॉपी हो जाता है, क्योंकि इसमें इसको नहीं पता है कि 1 के बाद इंक्रीमेंटल स्टेप क्या है क्योंकि आपने सिंगल सेल ही सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप उसको ड्रैग करेंगे तो नॉर्मली ये 1 ही जनरेट करेगा। लेकिन इसमें देखिए इस केस में जब आप ड्रैग करते हैं तो नीचे एक छोटा सा सिंबल आता है। अगर आप इस सिंबल पे जाएं तो आप यहाँ से भी सीरीज को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फिल सीरीज। तो फिल सीरीज आपके लिए वही काम करेगा जो नॉर्मली हमने 2 नंबर्स को लिख के ड्रैग किया था, यानी कि
फिल सीरीज अगर मैं करूं तो देखिए एक ऑटोमेटिक सीरीज जो है ये है वो जनरेट करेगा। तो सिस्टम को कैसे पता कि ये सीरीज जो है ये 1 के बाद 2 आनी है? तो इसके लिए कुछ सीरीज जो है वो हमारे सिस्टम्स में ऑलरेडी फीडेड होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर उसको कहीं भी फर्स्ट नंबर मिलता है तो फिल सीरीज करने पे वो ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट टर्म्स ले लेता है, तो हम अपनी खुद की कोई सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे एग्जांपल देखेंगे किस तरह से खुद की सीरीज क्रिएट करनी है। उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट नंबर दिया 1 एंड देन सेकंड नंबर दिया हमने 3। तो अगर आप इन दोनों को साथ में देखें तो पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 3 है। इसका मतलब ये ऑड नंबर की सीरीज है। अगर इसको आगे हम ड्रैग करें तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5। तो इस तरह से हम इसको फर्स्ट और सेकंड नंबर देने के बाद ड्रैग कर सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिक जो है वो एक उस तरह की सीरीज आप यहाँ भी जनरेट हो जाती है, जैसे कि 1 के बाद 3 एंड देन 3 के बाद 5, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। सिमिलरली आप इवन नंबर की सीरीज या किसी भी नंबर के मल्टीपल की सीरीज जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सीरीज जनरेट करने का एक और तरीका हमारे पास है जिसके लिए हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो फर्स्ट वैल्यू आप ले लीजिए और फर्स्ट वैल्यू लेने के बाद होम टैब में आप यहाँ पे आप अपने एडिटिंग सेक्शन के अंदर जाके फिल के ऑप्शन पे जा सकते हैं, जहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास सीरीज। तो इस सीरीज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए कि सीरीज आपको रो वाइज फिल करनी है या कॉलम वाइज फिल करनी है। लेट सपोज आई चूज इट एज कॉलम वाइज। तो ये कॉलम वाइज यानी कि इस तरह से जो सीरीज है वो जनरेट हो जाएगी। और ये है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मतलब कि कितना कितना इंक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद अगर आपको 2 चाहिए तो आपका स्टेप वैल्यू 1 ही होगा, यानी कि इंक्रीज बाय 1। लेट सपोज मुझे ऑड नंबर की सीरीज चाहिए अगेन, तो ऑड नंबर में 1 के बाद मुझे 3 चाहिए, तो 3 चाहिए मतलब कितना कितना इंक्रीज होगा 2 टाइम्स। देखिए इस केस में आप स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हैं कि कहाँ तक एट द एंड आपको जाना है, कि किस ऑड नंबर तक आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें 20 भी दे देते हैं तो 20 से पहले पहले वाले जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। तो 20 से पहले पहले ऑड नंबर्स आपको पता है कौन कौन से हैं, 19 तक। तो 1 से लेकर 19 तक की सीरीज जो आपकी वो जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, तो 1 से लेकर 19 तक की सीरीज जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि ये 1 2 3 4 की सीरीज जो है वो ऑलरेडी सिस्टम में है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस 1 को अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये नॉर्मली 1 कॉपी होगा, लेकिन अगर आप इसको फिल सीरीज कर देंगे तो आपको एक सीक्वेंशियल सीरीज मिलेगी। तो इस तरह की और कौन कौन सी सीरीज इनबिल्ट है, यानी कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी फीडेड है ये सीरीज। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जैन। तो जैन मतलब जनवरी। सो जनवरी को जब मैंने इस तरह से ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली जनवरी की सीरीज भी एक्सटेंड हो गई, यानी कि जनवरी के बाद फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिस विल बी ऑब्वियसली अप टू दिसंबर। तो ये भी एक सीरीज है जो अपने सिस्टम में ऑलरेडी है। पर मान लीजिए कि कुछ ऐसी सीरीज भी आपको चाहिए जो आपके सिस्टम में नहीं है बट आप उसको सिस्टम में डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें फर्स्ट के बाद अगर मैं ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिकली सेकेंड थर्ड आ जाए, बट नॉर्मली देखिए नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए अगर आप फिल सीरीज का ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की कोई सीरीज सिस्टम के अंदर इनबिल्ट नहीं है। तो अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है, देखिए तरीका यह है कि आप इस ऑफिस बटन पे जाइए। ऑफिस बटन पे जाने के बाद नीचे एक्सेल ऑप्शंस का आपको एक बटन मिलेगा, उस पे जाइए। इसमें देखिए आपके पास पॉपुलर सेक्शन में जाने के बाद आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन। और एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करने पे आप देखिए ये ऑलरेडी जो है सीरीज ऑलरेडी जनरेटेड है, मंडे ट्यूसडे एंड फुल मंडे ट्यूसडे एंड देन जनवरी फरवरी, ये सारी सीरीज हैं। ऐसे में अगर मुझे अपनी कोई सीरीज बनानी है तो या तो मैं खुद से टाइप कर सकती हूँ एक लिस्ट, नहीं तो अगर हमें कहीं और किसी शीट में अगर कोई लिस्ट पड़ी हो उसमें से आप एक सीरीज जनरेट करना हो तो आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन भी है। बट मान लीजिए हमें खुद से लिस्ट बनानी है तो न्यू लिस्ट लेके आप यहाँ पे खुद एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान
मान लीजिए मुझे ये एक सीरीज चाहिए जो फर्स्ट से लेकर 6 तक की रिप्रेजेंटेशन देती है, तो मैं इसको क्या कर लूंगी, ऐड। देखिए ऐड करके ये सेक्शन में आ जाएंगी कस्टम लिस्ट के अंदर, एंड देन आई विल प्रेस ओके, एंड देन ओके। नाउ इफ आई टाइप समथिंग एंड ड्रैग इट, तो देखिए फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक की सीरीज जनरेट की थी। हालांकि अगर मैं इसको आगे भी ड्रैग करूं तो आप देखिए दोबारा से फर्स्ट आ जाएगा, बिकॉज मैंने सिर्फ फर्स्ट से लेकर 6 तक की सीरीज जनरेट की थी, एंड आफ्टर दैट इट विल ऑटोमेटिकली रिपीट इटसेल्फ। तो इस तरह से जो है देखिए कि आप सीरीज जो है कस्टम सीरीज बना सकते हैं या इनबिल्ट सीरीज का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, हमने दो चीजें सीखी, जिसमें से पहला हमने सीखा सेल रेफरेंसिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेल रेफरेंसिंग, कि कितने तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। सो आंसर इज 3, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड। इसके अलावा हमने सीरीज जनरेट करना भी सीखा था। सो आगे के सेशन में हम करेंगे फंक्शंस। सो फंक्शंस एक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड पढ़ते रहिए, असाइनमेंट करते रहिए।